बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, हम फिर आ गए। ये अपना हसन है, ये इमरान हसन है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज थर्सडे है। ओके, हाँ, फ्राइडे है कल। पता नहीं हमने आज थर्सडे है। आपकी क्या कहना चाहिए, वीकेंड की तरफ आपकी चांद रात है। चांद रात है, वीकेंड की तरफ चांद रात है। क्या बात है। अच्छा तो बहुत सारे जो लोग काम करके थक जाते हैं उनकी तो वाकई चांद रात है। लेकिन कल भी मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, उन्होंने कहा भाई जो थर्सडे होता है ना, इससे उम्मीद पैदा हो जाती है कि अब वीकेंड आएगा, वीकेंड आने वाला है। ये अलग बात है कि वीकेंड कब आता है कब चला जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे चला जाता है। मानसून की बारिशों का आगाज भी होने वाला है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है। उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह करे खैर बरकत की बारिशें हों और ज़्यादातर अर्बन फ्लडिंग के जो चांसेस हैं उससे नुकसानात ना हों। मौसम की बात हम रोज़ करते हैं। आज हमारे पास एक और खबर, हमने कहा आज हम जरा क्रिकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो शेड्यूल एशिया कप का बहरहाल फाइनल कर लिया गया है एंड प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं। प्रोग्राम में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं। तमाम मेहमानों से गुजारिश है वो मुकर्रर वक्त के ऊपर आए, कोई तब्दीली नहीं है प्रोग्राम के। ये आप फैशनेबली लेट भी ना हो। 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 जो है श्रीलंका में होंगे। शेड्यूल का जो बाकायदा ऐलान है ACC 2-3 दिन में करेगा। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप से पहले 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान की मेजबानी में एशियाई टीमों का क्रिकेट मैदान सजेगा। 2 मुल्कों में सजेगा। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में PCB मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह है ज़का अशरफ और ACC के सदर जय शाह की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के हवाले से हमने आपको बताया था, जिसमें पाकिस्तान में ज्यादा मैचेस कराने पे पेशरफ नहीं हो सकी। अलबत्ता सेठी साहब के दौर में तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक 4 मैचेस पाकिस्तान और बाकी 9 जो है वो जी। और भारत ने एक बार फिर वाजे किया है कि उनकी टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। हमें वाजे है, बार-बार करने की बता दिया ना, जरूरत आपको नहीं खेलेगी तो नहीं खेलेगी ना। एशिया कप के मजीद पाक भारत टाकरा दम्बोला में होगा। मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि BCCI के सेक्रेटरी और ACC के सदर जय शाह ने ज़का अशरफ की पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है। जिसमें PCB से इस्लाम भारतीय मीडिया कहता है कि जय शाह ने तरदीद की है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुकर गए वो, या फिर हो सकता है उन्होंने कहा ही ना हो, ये PCB हमारा खुद से कह रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन बहरहाल जय शाह ने कहा है कि जी हम उनके जराए कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जराए कह रहे हैं कि अब देखते हैं होता क्या। दूसरी जानिब ICC का जो इजलास है इसमें वर्ल्ड कप में टिकटों की फरोख्त, वीज़ा पॉलिसी और जो सिक्योरिटी मामला हैं इस पर बातचीत भी इस एजेंडे का हिस्सा है। तमाम पाकिस्तानी टीम, शायकीन और मीडिया नुमाइंदों के वीज़ों का जो इजरा है उसका मामला अभी तक बीच बीच में ही है, अभी तक हल नहीं हुआ है। किन को वीज़ा मिलेंगे किन को नहीं मिलेंगे ये अभी तक मुबहिम है सूरत हाल फिलहाल। चलिए जी जनाब, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर, मुआशी मास पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बेहतर खबरें सुनने में आ रही हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर इनफैक्ट कल आई, वो खबर जिसको निगाहें हमारी तरस गई थी देखने के लिए। इनफैक्ट हमारी हुकूमत की नॉट आवर्स, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अच्छी है नहीं, हमारी तो बिजली महंगी, गैस महंगी, सब कुछ महंगा, सिवाय सांस और इंसानी ज़िंदगी के सब कुछ महंगा चल रहा है पाकिस्तान में। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भारत स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आपको $3 अरब देने की मंजूरी दे दी है। ये स्टैंड बाय मुआहिदा है, इसके तहत पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे और फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब और $20 करोड़ मिलेंगे। इससे फ़ायदा ही होगा कि बाकी जो इंटरनेशनल कर्जे हमें इधर उधर से वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, मिलेगा आपको, सब मिलेगा। एलामिया के मुताबिक बकिया $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जो जायजा लिया जाएगा उसके बाद शेड्यूल किए जाएंगे। मुआहदे के साथ वजारत खजाना और मालियाती इदारे के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा चुका है। पाकिस्तान ने तकरीबन $8.5 अरब की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को पेश किया है। प्लान के तहत सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से $3 अरब मिल चुके हैं। $1 अरब 10 करोड़ IMF से मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्कीयाती बैंक से 50 करोड़ जो है वो हासिल किए जाएंगे। जबकि रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इस बार बहुत सारी कमेटियां निकल रही हैं नाज़रीन पाकिस्तान की, हर महीने में एक कमेटी है। इतलात ये भी है कि IMF ने वजारत खजाना का जो गर्दिशी कर्जा है रोकने का प्लान भी मंजूर कर लिया है और रवा माली साल में पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2340 अरब रुपए पर
रोका जाएगा। ये वो कमेटियां हैं जो आपकी निकलती हैं लेकिन आप देते नहीं हैं। कमेटियां लेके हम कहते हैं अब तो हमारे पास वैसे इंटरेस्टिंग। खैर जी, मालियाती जो इदारा है जिसकी हम बात करें उसने खबरदार किया कि ये गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया गया तो मायदे की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि हमारा सर्कुलर डेट मुझे याद है PMLN ने आते ही 2013 में तकरीबन 700 अरब दिए थे, उसके बाद भी कम ना हुआ, बढ़ता चला गया। और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उसमें मजीद अब तो कोई ऑलमोस्ट कोई 3000 को टच कर रहा है। आई बिलीव एग्जैक्ट फिगर्स भी हम आपको दे देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा है। खैर दूसरी जानिब ज़्यादा सख्त शराइत हैं इस मायदे के लिए। वज़ीर आज़म ने मुसलसल ये वज़ीर आज़म दावा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत ने मजबूरी के तहत IMF प्रोग्राम लिया, और उनका तो एक बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है ना कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है। तो ऐसा ही है, शहबाज शरीफ साहब अब भी कह रहे हैं कि हम मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारा चल नहीं रहा है फिलहाल। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हाजी सनाउल्लाह समेत दीगर पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तहान से हम निकले हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और UAE फाइनेंसिंग के बाद मुल्क जो मुल्क है उसकी मईशत है उसमें इस्तेहकाम आ रही है। हाजी सनाउल्लाह से मुराद राना सनाउल्लाह साहब हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक उन्होंने हज किया अपनी अहलिया के हमरा राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पे जी बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब अभी हम जिस तरह बता रहे थे कमेटियाँ निकल रही हैं हमारी इस साल ना, बहुत सारी, हर महीने हमारी एक कमेटी है, और ये कमेटियाँ क्या हमारी मुल्क की मईशत को या घर के सिस्टम को चलाने में हेल्पफुल होंगी? देखिए, जो जहाँ तक बात है कहा जाए कि इससे हम ट्रैक पर आ गए या इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो ये नहीं समझना चाहिए। इस्तेहकाम वाली बात, डेवलपमेंट प्रोग्रेस के ट्रैक पर आ गए, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो जो सर्वाइवल को खतरा था, डिफॉल्ट का खतरा था, वो अब नहीं रहा, वो टल गया है। क्योंकि IMF के जो पैसे आते हैं ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज भी नहीं हो सकते, इनका इस्तेहकाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये है कि ये शॉर्ट टर्म आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। और यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडरेशन में रखना होगा लाजमी। पहली बात ये कि दिसंबर तक पाकिस्तान ने $15 बिलियन पे करने हैं। IMF का जो डिले हो रहा था वो एक तो कंडीशंस हम की वजह से हम फुलफिल नहीं कर सके माजी करीब में। वजह ये थी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इवन कोई लोकल बैंक भी हो, अगर कोई डोमेस्टिक, तो जब वो कर्जा देता है तो वो ये जरूर देखता है कि जिस दिया जा रहा है वो डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगी, तो उसका कर्जा डूब जाता है। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF के 3 बिलियन ने तो कुछ नहीं करना था, इसलिए कि 15 बिलियन तक जब पेमेंट है, बाकी अपने सोर्सेज से वो भी अरेंज कर रहे थे, उसको IMF इंश्योर कर रहा है। तो वो अब काफी हद तक इंश्योर हो गया है कि दिसंबर तक। लेकिन दूसरा इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है, कम से कम हिस्ट्री में 5 हुआ है कि जब IMF की सख्त तरीन शराइत आई हैं, तो उन सख्त तरीन शराइत को इम्प्लीमेंट जो किया है वो किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है। कोई ना कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती थी, और अब अगले महीने केयर टेकर गवर्नमेंट बनने वाली है। केयर टेकर गवर्नमेंट को फिर अपने वोट के लिए लोगों के पास नहीं जाना, तो वो जो हार्ड स्टेप्स होते हैं वो ले सकती है। और जो हार्ड स्टेप लेने हैं वो जो 4 बहुत हार्ड स्टेप बताए हैं IMF ने, उसमें एक की तरफ आपने अभी खुद इशारा किया है, गर्दिशी कर्जों की जो आपने बात की है। गर्दिशी कर्जों का मतलब जब अल्टीमेट इस पे जो जद पड़ेगी वो बेसिकली गर्दिशी कर्जे जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो उनका ओरिजिन का पॉइंट होता है, वो कंज्यूमर्स होते हैं। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने लॉसेस भी हैं और जिनके बिल्स जो हैं वो लिटिगेशन में गए हुए हैं, पेमेंट्स नहीं की हुई, वो दे नहीं पाए, और वो उन्होंने देने हैं पावर सप्लाइंग कंपनीज को, ताकि पावर सप्लाइंग कंपनीज जो हैं वो फिर अपने जहां से रॉ मटेरियल लेती हैं, गैस लेती हैं, उनको पे कर सके। और ये सारा मतलब डॉक्टर साहब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला ही हो जाता है ना। मैं हमेशा 2013-14 की मिसाल इसलिए देता हूँ कि उस टाइम खबरों में खुद खबरें हम पढ़ते थे, और उस टाइम खबरों में ये पढ़ते थे कि जी अब फलां जगह पे बिजली चोरी वाले को हो गई। तो ये ऑप्टिक्स होते हैं और समहाउ दे वर्क। अगरचे कि मैं बहुत से खैबर पख्तूनख्वा, इवन पंजाब के कुछ इलाके, साउथ पंजाब के ऐसे हैं जहाँ पे लोग बाकायदा
करते हैं और वहां पे एक उससे कहना चाहिए कि कानूनी ही हैसियत उसको दे दी जाती है, उनको नहीं पकड़ा जाता अनफॉर्चुनेटली, और वहां पे ये कानून की इंप्लीमेंटेशन काफी हेल्प आउट कर सकती है मसले को। अच्छा, आपने जो कि केयर टेकर सेटअप का जिक्र किया, ऐसा लगता है कि उन नातवा कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पब्लिक के पास नहीं जाना, वोट नहीं लेना। पहली बात तो ये कि किसी अच्छी महजब डेमोक्रेसी में ये होना ही नहीं चाहिए कि इतने बड़े अवामी इंटरेस्ट के फैसले एक ऐसा सेटअप आके करे जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है और वो कुछ भी कह दे और कुछ भी कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है। तो आपके ख्याल में अब जो नई टीम बननी चाहिए, जो केयर टेकर सेटअप आना चाहिए डॉक्टर साहब, क्या जरूरी है कि उसकी एक्सपर्टीज फाइनेंस में फिर होनी चाहिए, कुछ ऐसे लोग उसमें हों जो फाइनेंस को, इकोनॉमिक्स को समझते हों, इस किस्म के लोग हों ताकि फैसले बेहतर हो पाए? ये इसकी तरफ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ, और आपने बकौल आपके हाजी सनाउल्लाह साहब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है ये एक दिन पहले कि जो कंसीडर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम आ रहे हैं, उनकी टीम के लिए जो नाम आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स के लोग हैं, अभी तक जो कंसिडरेशन में आए हैं, ये टेक्नोक्रेट्स टाइप के हैं। और ये देखिए 1993 से आपके पास तो ऑफर नहीं है, आप तो नहीं आ रहे हैं एज केयर टेकर? नहीं, बहुत मशहूर नाम आ रहे हैं उसमें। ओके, ठीक है। अच्छा, तो वो लोग आएंगे और वो लोग देखिए 1993 से है ना, ये जब मोइन कुरैशी साहब आए थे तो उस वक्त सख्त डिसीजन लिए गए थे। और अभी ये सर्कुलर डेट के अलावा एक जो मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद टाइट करने का कहा ये है। पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो दुनिया में हाईएस्ट है इस वक्त। और उस रेट पर एक खास बात ये हो रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अरसे से लोन नहीं ले रहा। जो डेट क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कम हो रह गया है, बहुत उसका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। एक जमाना ये था कि प्राइवेट सेक्टर जब लोन लेता था बैंक से तो वो उसका 80% जो होता था पार्ट वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता था, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी उनसे नए अदारे बनते थे या एक्सपेंशन होती थी कंपनीज में जिनसे जॉब क्रिएट होती थी। लेकिन 3 साल से सिर्फ वो वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहा था लोन, ताकि वो डे टू डे अपना काम चला सके। लेकिन इस साल जो है वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन नहीं लिया जा रहा, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने बिजनेस जो है एक तरह से आर्थिक तौर पे क्लोजर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मजीद क्राइसिस क्रिएट करेगा। और इस सूरत हाल में IMF ने कहा है कि मजीद मॉनेटरी पॉलिसी में टाइटनिंग की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ये तो हम सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें जो टेक्निकलिटीज भी हैं, अब आम पब्लिक की जानिब भी आते हैं, इनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली। पहले हम बात कर रहे थे जी कि IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा, हमें कर्ज की किस्त नहीं मिल रही है, तो अब ये मजीद महंगाई होगी और चीज़ें बेहतरी की जानिब अभी नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही है। डू यू रियली थिंक कि अब इसके बाद जब हमें सऊदी अरब भी कुछ कर्जे दे रहा है, चीन भी दे रहा है, हमारे पास थोड़े स्टेबिलिटी जो कहने थोड़ी बहुत आ रही है, उसके बाद अब जो पब्लिक पे एक बर्डन है दो कि हमें नजर नहीं आ रहा, बिजली भी महंगी हुई है, फ्यूल प्राइसेस में भी रेज होगा, क्या थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कोई? कि जो हम लोन लेते हैं उसके साथ जब कंडीशंस अटैच होती हैं तो उन कंडीशंस को ज्यादातर उनका जो बर्डन होता है, अल्टीमेट बर्डन, वो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। या लोअर को अगर आप स्टेपन वगैरह दे दें सपोर्ट प्रोग्राम जैसे, तो फिर मिडिल क्लासर पर उसका बर्डन पड़ता है। वो ये एक हिस्ट्री है हमारी, बर्डन वहां शिफ्ट हो जाता है। तो अभी क्योंकि कंडीशन अटैच हैं और उन कंडीशंस को हमें फुलफिल कर रहे हैं, सब्सिडीज को विड्रॉ कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात होती है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की बात होती है, तो वो जो मिडिल लेवल के बिजनेस होंगे या मिडिल क्लासर्स होंगे, इम्पैक्ट तो फिर वहीं शिफ्ट होता है। तो वो कोई इकोनॉमिक मिजरीज कम नहीं होंगी, इनके नतीजे में हमेशा इकोनॉमिक मिजरीज बढ़ती है। मैं आपको एक रेफर करूं, एक बैरेंट सिक्योरिटीज जब बैंकरप्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था बरतानिया का, जब वो डिफॉल्ट किया था और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उनका सेंट्रल बैंक है उसने उसको रेस्क्यू करना चाहा था कि इसको लोन देते हैं और लोन दे करके बचाया जाए, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन, तो उसका आखिरी सेंटेंस था कि ना दिया जाए लोन। जब भी कोई इस तरह का वाकया हो तो जिस वजह से डिफॉल्ट हो रहा है, जिनकी वजह से डिफॉल्ट का रिस्क टाला जा रहा है, उन लोगों पे बर्डन शिफ्ट होना चाहिए, आम पब्लिक पे बर्डन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। यही प्रिंसिपल मैं समझता हूँ फॉलो होना चाहिए कि जो जिनकी इनएफिशिएंसी थी या करप्शन थी या जिनकी इनकैपेबिलिटीज थी, उनका बर्डन
आम पब्लिक पे नहीं आना चाहिए। आम पब्लिक पर कोई कंट्रोल नहीं। डॉक्टर साहब एक चीज फिर समझ नहीं आती, ये सवाल मुझे लगता है आपके साथ मैंने इतने इकोनॉमी के प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ पे भी इतनी दफा आपसे इंटरेक्ट, और आप जैसे सभी जो जहन इकोनॉमी को समझते हैं, मुझे नहीं याद मैंने कितनी बार पूछा होगा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी कि हम जब कोई पॉलिसी शिफ्ट ला ही नहीं रहे, डायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने देखा वो एक हमारा एक मीटर है वो चलता नहीं है, वो बंद है, और उसका बिल जो था वो तकरीबन 1500-1600 रुपए बगैर इस्तेमाल के आया हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो एक फिक्स टैक्सेस की सूरत में बिल आ रहा है। इसी तरह बिजली के भी कुछ फिक्स चार्जेस हैं जो हर महीने 6-7 हज़ार आवाम को लग रहे हैं, चाहे इस्तेमाल करें या ना करें। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लिए जा रहे हैं, वो पेट्रोल पे भी हैं, वो इस्तेमाल की चीज़ों पे भी हैं। डायरेक्ट टैक्सेस न सिर्फ हम लगा नहीं रहे, अगर लगा भी रहे हैं तो उन शोबों पे नहीं लगा रहे जिनको एक्चुअली टैक्स करना चाहिए, जो बड़ा हमें रेवेन्यू दे सकते हैं, उनको हमने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें, या IMF कैसे एक्सपेक्ट करे? फिर वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नाक से लकीरें निकलवाई हैं उन्होंने, तो फिर ठीक निकलवाई है ना, क्योंकि अभी तो हम कम से कम डायरेक्शन हमारे सामने तो नहीं है कि ऐसा क्या बड़ा इकदाम हम करेंगे जिससे ये मामला अगले कुछ अरसे में बेहतर होंगे और $15 अरब दिसंबर तक हम दे पाएंगे। देखिए इमरान साहब, इसके लिए बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा ये जो एस्पेक्ट है, इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी की काबिलियत से ज्यादा विल पावर चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी विल पावर चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कि जिन लोगों से आपने टैक्स लेना होता है वो पावरफुल होते हैं, वो आपकी असेंबलीज में भी बैठे होते हैं, आप उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आप GST की शक्ल में या विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में निचले तबके पर आप शिफ्ट कर देते हैं। वो उसके लिए जब तक विल पावर नहीं होगी वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं हो पाएंगे, उनकी कलेक्शन नहीं हो पाएगी। माजी में बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि जब वो एटलीस्ट 2-3 बजट वो मुझे याद है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई और डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाए गए तो फिर आखिर वो बजट वापस लेने पड़े थे, पार्लियामेंट को वो बजट वापस लेने पड़े। तो वो उसके लिए विल पावर चाहिए। और उससे के अलावा एक और एस्पेक्ट है, वो आप देखिएगा कि केयरटेकर के बाद एक नया इशू ये रेज होगा कि वो जो इक्वेशन है फेडरेशन की, फेडरल की और प्रोविंशियल की, दबे दबे लफ्जों में बातें आनी शुरू हो गई हैं कि उसको हमें दोबारा नया NFC अवार्ड करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, नहीं चल पाएगी इस तरह से। वो जो बर्डन है टैक्सेस का वो सारा फेडरल पे जा रहा है। प्रोविंस अपने कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पर कलेक्शन सूबे अपना लेने के वक्त अपना हिस्सा पूरा ले रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन के वक्त, देने के वक्त सूबे उस तरह रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत पुराना मसला है और आपने दोबारा से इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई। भाई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेशन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसकी वजह से गरीब ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आई मीन एक अमीर आदमी जितनी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है उतना ही गरीब आदमी कर रहा है। एक लैंड क्रूजर वाला जितने का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो ये डिफरेंस जब तक खत्म नहीं होगा कैसे मामला ठीक होगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज उफेरा मुलाकात करवा रही हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा से, जो कि प्रिंसिपल हैं MAO कॉलेज की, कैंसर सर्वाइवर हैं, और साइकिलिंग करके उन्होंने न सिर्फ एक मिसाल कायम की है लाहौर की गलियों में, सड़कों पर, बल्कि बड़ा हौसला भी दिया है बच्चियों को जो कि स्कूल कॉलेज जाते हुए घबराती हैं। सो देखते हैं आज के इस मेरा पाकिस्तान सेगमेंट में मजीद क्या है आपके लिए। सोच रहे होंगे कि आज मैं साइकिल पर क्यों मौजूद हूँ। तो साइकिल पे जी आज मैं इसलिए मौजूद हूँ कि हमारी आज की जो मेहमान हैं उनको साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ना सिर्फ ये, बल्कि आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी उनसे मिलने साइकिल पर जाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं MAO कॉलेज लाहौर। ना सिर्फ हम उनसे जाके गपशप करेंगे, उनके साथ साइकिलिंग करेंगे, बल्कि MAO कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और आपको उस तारीखी इदारे का विजिट भी कराएंगे। तो आइए मेरे नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ MAO कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। मैम मुझे ये बताएं कि 20वें ग्रेड की आप माशाल्लाह से ऑफिसर हैं, गाड़ी आपके पास, पेट्रोल भी आपको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिलिंग का ये शौक आपको कैसे पड़ा? साइकिलिंग की 3-4 वजह है। अच्छा। सिर्फ मैं फिजिकली फिट नहीं रहती, मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी रहती है, लेकिन आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय सोसाइटी एज वेल, टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग।
मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी, बेशक एक कतरा ही हो, कतरा कतरा बने समंदर, तो आई होप मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकूँ। इट्स अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नो डाउट ग्रीन व्हीकल। रोजाना के कितने किलोमीटर आप सफर कर लेती हैं? मेरा आना 13 और जाना 13 किलोमीटर होता यानी है। 26 हो गया। जी जी, डेली का। डेली का। और जब मौसम की सख्ती हो, बारिश हो या गर्मी हो, जी जी, तो फिर कैसे साइकिलिंग करती हैं? हम बारिश में नहीं करती, मुझे भी अपनी होता है कि कोई स्लिप ना हो जाए साइकिल। तो बच्चों में कितना रुझान पैदा हुआ है साइकिलिंग का? कुछ बच्चे बच्चियाँ मुझसे आके पूछते हैं, मैडम हमें गाइड करें, हम कौन सी साइकिल खरीदें, हम किस टाइम पे निकला करें। तो ये सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन की हैं, ऑर्गेनाइज करने की, ये उनको दे विल लर्न विद टाइम। लेकिन यस, फॉलोअर्स हो गए हैं इस फॉर्म में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मैम मुझे ये बताएं, साइकिल चलाना पहली दफ़ा कब शुरू की थी? मैंने ऑस्ट्रिया में साइकिलिंग शुरू की थी और नॉर्मल ये गेयरों वाली साइकिल थी तब भी। ठीक है। पाकिस्तान आके भी 2008 में साइकिल ख़रीद ली थी। चलाना रेगुलरली 10-12 के बाद किया था। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक तो इस कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताएं और साथ ये भी बताएं मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी कि ये कॉलेज जब बना था, क्या ये भारत में था? अच्छा जी, ये 1916 में ये जो ज़मीन है, ये एक हिंदू ने अपनी सोसाइटी को डोनेट की थी, सनातन धर्म सोसाइटी को। तो 1925 में इसकी बिल्डिंग, कॉलेज के बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी बनना। मैल्कम हेले थे उस वक़्त के गवर्नर पंजाब, उन्होंने उसकी ईंट रखी थी पहली बुनियाद की। तो 1928 में ये कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज, हिंदू कॉलेज हुआ था। अच्छा। जी जी। और 1947 तक ये हिंदुओं का ही कॉलेज था, क्योंकि उस वक़्त ये इंडिया था। पार्टीशन हुई थी 1947। उसके बाद पार्टीशन के बाद ये वाले जो पूरा का पूरा ये अम्बाला चला गया था कॉलेज। SD कॉलेज अम्बाला है। और अमृतसर में MEO कॉलेज अलीगढ़ की ब्रांच थी जो अंजुमन हिमायत इस्लामिया ने शुरू की थी। उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब पढ़ाते थे इंग्लिश। उनके ब्रदर इन लॉ थे MD तासीर, जो सलमान तासीर के फादर थे, वो प्रिंसिपल थे। अच्छा। फिर 1947 के बाद ये यहाँ पे मूव किया पूरा कॉलेज और यहाँ पे मुसलमानों ने एडमिशन लेने शुरू। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ में जब बनाया था, तो उसका बैकग्राउंड भी यही था कि मोहम्मदन, इस कॉलेज में मोहम्मदन इस्लामी तालीम भी हो, एंग्लो इंग्लिश तालीम भी हो, और ओरिएंटल जो कि ये सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन, इराक, जी जी, ये सारी लोगों को कैटर करे, बजाय इसके कि सिर्फ हिंदू आगे तरक्की करते जा रहे हैं, मुसलमान भी ये सारी लैंग्वेजेस और ये सारा स्ट्रक्चर और साइंस पढ़ के एजुकेट हों। आप पहली खातून प्रिंसिपल हैं MEO कॉलेज की। 90 साल की हिस्ट्री में कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती हैं? एक्चुअली मैं यहाँ 2008 से पोस्टेड हूँ। शुरू में पहले लेक्चरर थी, फिर 2012 में मैं डायरेक्ट सेलेक्ट हो गई, 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई और 15 में डायरेक्ट 20 में चली गई एज प्रोफेसर, और यहीं पोस्टेड रही हूँ। तो मेरी एक तो बॉन्डिंग इस कॉलेज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ बहुत पुरानी है। तो जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मेरे लिए कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई चेंजेस आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मैम अभी मैं आपके कॉलेज का विजिट करना चाहूँगी आपके साथ। ज़रूर, वेलकम जी। चलिए। पार्टीशन से पहले की भी यहाँ पे कोई ब्लॉक्स या कोई बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं? हाँ जी, एक्चुअली ये जो पीछे सारा ब्लॉक है वो पार्टीशन से पहले का है, लेकिन मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, इधर भी आगे राइट पर भी है। अच्छा। आप पीछे देखें तो ये एक मंदिर आपको नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मंदिर प्री पार्टीशन है, और लेकिन ये कि उसके साथ हमने अपनी मस्जिद बना दी है, हमने नए ब्लॉक्स भी बना लिए हैं, लेकिन उनको हमने कोशिश कर रहे हैं कि रेनोवेट रखें और चलते हैं बिल्कुल अच्छे उसी तरह क्लासरूम्स हैं जैसे पुराने थे, बल्कि इनफैक्ट इनकी ऊंची छतें होती हैं और ठंडे रहते हैं। बिल्कुल, दे आर डेफिनेटली बेटर इन समर्स। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है? देखिए, ये लाहौर का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बिग। हमारी इनरोलमेंट 8000 तक चली जाती है। BS के हमारे 14 प्रोग्राम हैं, जिसमें हमने 5 और ऐड किए हैं इसी साल। वी ट्राई कि हम हर एक को एक जैसा ही एजुकेशन दे सकें, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर करते हैं यहाँ पर? BS में हमारे साइंसेस सारी हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू। अब नया जो हमने शुरू किया है वो स्पोर्ट्स साइंसेस के लिए हमने अप्लाई किया है। फिर हमने जियो फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी और एक फूड और न्यूट्रिशन, ये हमने नए स्टार्ट कर। तो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज भी होंगी। आप यकीन करें
करें, हमारे अलमनाई हमें मैसेज करते हैं कि इस वक्त मैं नीदरलैंड में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन हूँ, हमारे इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे बैंक्स में, हमारा कॉमर्स का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था भी और है भी, और हर बैंक में आपको कोई ना कोई एमए कॉलेज का बच्चा ज़रूर मिलता क्या है। बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा you, लगा sir. आपसे मिलके। नाज़रीन, आज मैंने आपको एक तारीखी कॉलेज का विजिट कराया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कौन होगा। फैसला आज होगा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं। पीटीआई से अलग होकर हम ख्याल ग्रुप बनाने वाले 3 उम्मीदवार, जिनके हवाले से आपको बताएं राजा आजम खान, जावेद अली मनवा और राजा जक्रिया शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन हाजी गुलबर खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले जो पीटीआई के हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान हैं, उन्होंने रात के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। इसके बाद गुलबर खान के बिला मुकाबला कायदे अवान मुंतखब होने की राह हमवार होती नजर आती है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, शाह कमर हमें ज्वाइन करें फ्रॉम गिलगित ऑल द वे। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। कमर, क्या हो रहा है, क्या तब्दीली आ रही है और क्या बिला मुकाबला इंतखाब हो रहा है सीएम का? जी, आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कायदे अवान का इंतखाब होना है, जिसमें 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। हाजी गुलबर खान, जावेद मनवा, राजा आजम खान और राजा जक्रिया शामिल हैं। अक्सरियत की बात की जाए तो हाजी गुलबर खान की जो पोजीशन है वो मजबूत नज़र आ रही है। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान किया है। रात के हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी जमातों का कायदे अवान के इंतखाब के बाइकाट करके अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, जिसके बाद वाज़ा तौर पर यह बताया जा सकता है कि हाजी गुलबर खान बिला मुकाबला कायदे अवान मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। जी ठीक है, तो ये भी बताइए कि क्या यहाँ पे अब वो जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई जोड़ तोड़ हो सकता है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, या फिर तहरीक इंसाफ इटसेल्फ ये कह रही थी कि उनके उम्मीदवारों के ऊपर या उनके नुमाइंदगान के ऊपर कोई प्रेशर मौजूद है, तो अब ये सारे इम्कानात इनको हम मुस्तरद समझें इस डेवलपमेंट के बाद? जी, मुस्तरद समझे जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे हमारी बात हो गई है। कुछ का कहना यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये जब प्रोसेस पूरा होगा कायदे अवान का, तो उसके बाद उनका कहना यह था कि हम खुल के जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर हम एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये ठीक है शाह कमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शाह कमर हमें से बता रहे थे ताज़ा तरीन अपडेट जो कि गिलगित बल्तिस्तान से सामने आ रही है। हाजी गुलबर खान जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन हैं, इनके हवाले से पहले भी क्या सराहियाँ मौजूद थी, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी हद तक इनके हक़ में सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलबर खान साहब जो हैं वो बग़ैर किसी मुकाबले के यहाँ पर मुंतखब हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो पहले वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, उनके जाने के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर डेवलप हुई थी वो बड़ी मुबहिम किस्म की सूरत हाल थी, चूँकि उनकी डिग्री जाली निकली थी और वो उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा था। और उसके बाद मुख्तलिफ ब्लॉक सामने आए थे, मुख्तलिफ इनफैक्ट उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए थे कि उनमें से कोई मुंतखब हो सकता है। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन हैं हाजी गुलबर खान साहब, उनकी हिमायत का ऐलान किया है, जबकि वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले जो दीगर हम ख्याल ग्रुप के अरकान हैं, उन्होंने रात गए इन इंतखाबात का बायकॉट कर दिया, जिससे गुलबर खान साहब की बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार हो गई। तो इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने भी हमें अपडेट किया, जो भी फैसला होगा उसके हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करते हैं। अब तक तो उम्मीद है आप नाश्ता कर भी चुके होंगे, अगर कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों सूरतों में ऑल द बेस्ट। हमारे पास अगला सेगमेंट आपको दिखाने के लिए दैट इज़ फ्लैग्स, और आज के फ्लैग्स में सना हमायूं, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था, आपको लाइव दिखाया भी था, गंदारा तहजीब के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त सिंपोजियम हुआ था इस्लामाबाद में। सना वहाँ पर गई, उसमें उन्होंने न सिर्फ कुछ लोगों से बात की, उसका अहवाल भी देखा, और हमने सोचा कि हम आपको फ्लैग पे दिखाते हैं। सो देखते हैं आज का फ्लैग्स।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत इवेंट में, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन गंधारा। हूँ एल्डर एडवाइजर टू बुद्धास लाइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फ्रॉम मलेशिया, स्टीवन शम। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू इन पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हो। Yes, I'm very glad you gave us an interview. जी, मैं पहली दफा पाकिस्तान आया हूँ और मैंने देखा है कि पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना हैं। Very friendly and very warm. Thank you. I think this is a wonderful initiative that has मैं समझती हूँ कि ये तकरीब बहुत अच्छा कदम है। इससे नौजवानों में पाकिस्तान आने का रुझान बढ़ेगा। आप इस तकरीब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? about all on this conference. Actually, I'm very glad that the Pakistani government. मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हजारों साल पुराने आसार कदीमा को सयाहत के मकसद के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सयाहत से बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। आसार कदीमा का हर पत्थर अपने अंदर एक कहानी पोशीदा किए हुए है। बुधा का मतलब है रोशनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हर एक शख्स फैजियाब होगा। अमन के पैगाम से इंसानियत को बहुत फायदा हो सकता है। पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत मुल्क है। Pakistan is a very lucky country. You are sitting in a blessed land. Yeah. Definitely. And as we know, Pakistan is a very पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब आएंगे तो इससे मजहबी सयाहत को भी फरोग मिलेगा। And definitely we're looking forward to promote a religious tourism in Pakistan as well. But maybe we don't just emphasize on religion. हमें मजहब के अलावा अमन, इस्तेहकाम और भाईचारे पर यकीन रखना चाहिए। दुनिया का हर मजहब अमन, इस्तेहकाम और भाईचारे को प्रमोट करता है। इस चीज पर अमल करने से हम सब मिलकर तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पीकर ने इस बात का जिक्र भी किया कि हार्ड पावर के जरिए लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते, लोगों के दिल सॉफ्ट पावर के जरिए जीते जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो तारीख छुपी है वो इसी चीज का पैगाम देती है। There's a lot of stories that you can learn from the soft power. इस कॉन्फ्रेंस के अलावा आपके ख्याल में मजीद क्या इक़दामात करने की जरूरत है? Go back and मैं वापस अपने मुल्क जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा ताकि वो खुद ये सब आकर देख सके। This is a beautiful message. You're taking the memories. मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए कोई पैगाम दें जो पाकिस्तान आकर ये सब देखना चाहते हैं। And to the international people who wants to visit and come to Pakistan. I wish the people of Pakistan peace. मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे, बहुत मेहमान नवाज हैं। हम लोग दुनिया से सीखते हैं और दुनिया हमसे सीखती है। Learn from the world learn from us. So we learn from each other. Thank you very much, Stephen. It was lovely talking to you, and I hope your stay would be so comfortable in Pakistan. Thank you so much for the interview. Enjoy the site tourism. Yes, thank you so much. Yeah, thank you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंसेरिटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। शी इज अ वाइस सेक्रेटरी ऑफ बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन साउथ ईस्ट मलेशिया। लेट मी कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस ब्यूटीफुल। सबसे पहले इस शानदार तकरीब पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड लेट मी वेलकम यू इन पाकिस्तान। Don't protect us too much because मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमें इतनी सिक्योरिटी मत दें। हर पाकिस्तानी बहुत पुरअमन और मेहमान नवाज है। हम यहाँ बहुत सिक्योर हैं। the security, I think we are very safety here. That was my next question. What would you उन like लोगों to को say क्या to पैगाम people देना of चाहेंगे the world जो पाकिस्तान who आना wants to चाहते visit हैं? and come Pakistan? I want to say two words. You worry too much. मैं यही कहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो एक बार खुद यहाँ आए और हकीकत देखें। जो हम मीडिया पर देखते हैं हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान का मौसम, यहाँ का खाना और लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के लोग गैर मुल्कियों को बहुत प्यार देते हैं।
sincerity. It's such a lovely pleasure to see you. आपसे बातचीत and करके to talk बहुत to you. अच्छा लगा। You're so sweet अपने and नाम की तरह आप भी बहुत स्वीट So हैं। it's such a pleasure. Thank you very much for your Thank you. time. I hope one day Pakistan बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और सयाहत को मजीद फरोग मिले। will quickly explore to all the world. Hopefully. Looking forward to. इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनिल सखिया के साथ, हु इज़ अ ऑनररी रेक्टर फ्रॉम वर्ल्ड्स बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थाईलैंड। लेट मी वेलकम मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना जबरदस्त इवेंट आप पाकिस्तान ले brought to Pakistan and congratulations. Thank you very much. हमें यहाँ मदु करने पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। It's such a pleasure to see real monks in life, and it's such an opportunity. So, Anil, tell me. मुझे ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? Conference to the world. I am not bringing any message. Message is more than enough here in your Pakistan. मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता। पाकिस्तान में ये पैगाम खुद मौजूद है। पाकिस्तान में हर पत्थर एक कहानी छुपाए हुए है। हर कहानी के पीछे एक पैगाम है। असल बात यह है कि हम इस पैगाम को दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में बुधा तहजीब का हर पत्थर इंसानियत के लिए एक पैगाम है और पैगाम यही है कि अमन कायम करें, लोगों को सुकून दें। जब आप बुधा आसार कदीमा का दौरा करेंगे तो आपको वहाँ सुकून मिलेगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे और दूसरों को भी सुकून बख्शेंगे। यही सबसे अहम पैगाम है। Any time in the history at the moment. How do you think that interfaith? इस तरह की तकरीबात से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? और विजिट? Yeah, that is a one small effort. ये तकरीब तो एक छोटा सा कदम है। जब आप बात करते हैं मजहबी हम आहंगी की तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि मजहबी हम आहंगी की बात करने का मतलब ये है कि आप मजहब को तकसीम कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो लोग भी मजहबी हम आहंगी की बात कर रहे हैं वो लोग असल में मजहबी हम आहंगी चाहते ही नहीं हैं। अगर आप दर हकीकत मजहबी इख्तलाफात को खत्म करना चाहते हैं तो दिल से इन्हें खत्म करें। आप सिर्फ ये देखें कि हम सब इंसान एक ही फिजा से सांस लेते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, तकरीबन एक जैसी जुबान बोलते हैं। यही चीज हमें एक बनाने के लिए काफी है। हमारे लिबास मुख्तलिफ हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जाती इम्तिहान है लेकिन ये लिबास हमें अलग नहीं करता, हमारे बीच दीवार नहीं बनाता। हमें चाहिए कि हम मजहब की बात ही न करें। हमें एक दूसरे से मजहब के बजाय ये पूछना चाहिए कि इस मुश्किल दुनिया में गुजर बसर कैसे हो रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर मैं मजहबी हम आहंगी पर यकीन ही नहीं रखता। इस कॉन्फ्रेंस में तो हर कोई बात कर लेगा लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या हम लोगों को भी ये पैगाम पहुंचाएंगे? हम लोग तो बस एक्टर्स की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। Innumerable those conferences. Have you already क्या visited आपने some अभी तक of बौद्ध the मत तहजीब religious की sites? साइट्स विजिट की है? Where? Well, yeah. In जी हाँ, आज से तकरीबन 16 साल पहले मैं टेक्सला, पिशावर और मुख्तलिफ बुद्ध मत तहजीब की साइट्स देख चुका हूँ। बहुत से लोग इन साइट्स पर सिर्फ तफरीह करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर मौजूद दीवारों के पीछे नहीं देखते कि हर पत्थर क्या खुफिया मैसेज छुपाए हुए है। 2000 साल पुरानी तारीख हमें अमन का पैगाम देती है और जब आप ये पैगाम समझ जाएंगे तब ही आपको इन साइट्स पर विजिट करने का मकसद समझ आएगा। मैं चाहता हूं कि इन साइट्स पर हर शख्स जाए, चाहे जिस भी मजहब से इसका ताल्लुक हो, लेकिन वहां जरूर जाए और असल मकसद को तलाश करे, असल मैसेज को तलाश करे। can go and then observe that power, observe that spirituality. So make your mind calm. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर रमेश कुमार, हु इज़ द मैन बिहाइंड दिस होल ब्यूटीफुल सेरेमनी। फर्स्ट लेट मी कंग्रेचुलेट यू। इतना बड़ा मार्का है, इतना बड़ा मैं कहूँगी कारनामा है, अचीवमेंट है जो आपके सर जाती है। और आई थिंक अगर ये एक पहला संगे बुनियाद है जो आपने रखा है और ये जब आगे जाएगा तो आई थिंक आने वाली नस्लें आपको काफ़ी दुआएं देंगी। आपने जो रिमार्क्स दिए उन रिमार्क्स से आदमी को तकबर आ जाता है
तो आपके रिमार्क्स तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर फिर मैं अपना सर अपने मालिक के चरणों में झुका के ये कहूँगा कि जो नेक काम मैंने शुरू किया है, मुझे तकबर नहीं, मुझे हिम्मत दो कि मैं इस मिशन को कंप्लीट कर सकूं। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं। मेरी माँ कहती थी कि आपको जन्म मैंने दिया है मगर रिस्क आप इस मुल्क का खाते हो। आपको जितनी अपनी माँ से मोहब्बत होनी चाहिए उतनी आपको मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्तों के लिए संगे मील की हैसियत रखेगी और क्या ही खूबसूरत पैगाम दिया गया है। अमन, प्यार और इंसानियत का। इंसान का लिबास कोई भी हो, लेकिन इंसान मोहब्बत से किसी को भी अपना बना सकता है और ये अब आप पाकिस्तान आकर खुद ही देख लीजिएगा। बिल्कुल, आज की इस कॉन्फ्रेंस से मैं तो बहुत खुश होकर जा रही हूँ। बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सा प्यार और बहुत से अपनों का प्यार लेकर जा रही हूँ। तो अपना रखिएगा ख्याल। अब तक के लिए इतना ही। फ्लैग्स में होगी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात। और आज वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं कि आपको चांद और बादलों में शक्लें क्यों नजर आती हैं। क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे देखते हैं आज का सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात। एक्सप्रेसो और एक बार फिर आपको खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं जी। आपको बताएं कि चिड़ियाघर के हवाले से हम एक रिपोर्ट है वो आपको दिखाने वाले हैं। आसिफ महमूद की वो रिपोर्ट है कि चिड़ियाघर जानवरों की पनाहगाहें हैं या उनकी कैद खाने हैं। इस हवाले से बात करते हैं और देखते हैं आज की रिपोर्ट आसिफ महमूद की। जानवरों के हकूक़ और इनकी वेलफेयर के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से चिड़ियाघरों को मुकम्मल ख़त्म या फिर जानवरों और परिंदों को पिंजरों में रखने के तरीक़ाकार को तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबात उस वक्त और शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं जब किसी चिड़ियाघर में किसी नायाब जानवर के मरने की खबर आती है, जिस तरह कराची चिड़ियाघर में मादा हाथी की मौत हुई थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जाती हैं, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही फॉलो नहीं किए जा सकते, वहाँ पे तो ज़ू में और केजेस में रखने का जानवरों का तरीक़ाकार वैसे ही बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय सफारी पार्क से इस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करना चाहिए और वो भी तब जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उतनी ही जगह प्रोवाइड करके आप सफारी पार्क्स बना सकें। लाहौर चिड़ियाघर में भी हाथी समेत कई कीमती जानवर नामुनासिब माहौल समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हलाक हो चुके हैं। लाहौर चिड़ियाघर में तफरीह के लिए आने वाले शहरियों, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी की तालबात का कहना है जानवरों, ख़ास तौर पर शेरों को पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। इनको पिंजरों में नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा और अच्छा माहौल दे दें तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा, जिस तरह सफारी वगैरह। मुझे नहीं लगता कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, आप उनके लिए मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर ख़त्म करना बिल्कुल ही गलत बात है। माहिरीन के मुताबिक कैद में रहने वाले जानवर ज़हनी दबाव समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तहम डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर कहते हैं चिड़ियाघरों के कई फ़ायदे भी हैं। बेसिकली एलिफेंट में जो नाकामी पाकिस्तान में हो रही है, मेरे ख्याल से उसमें हमारा एक्सपोजर नहीं है। अगर हमारे स्टाफ की फ़ौरन ट्रेनिंग हो, हमारे जो एनिमल कीपर्स हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स हैं, उनकी फ़ौरन ट्रेनिंग हो, वो उसकी हैबिटेट को समझें, उसकी हैंडलिंग को समझें, उसकी मैनेजमेंट को समझें, तो ये इश्यूज़ भी सॉल्व हो सकते हैं। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान का कोई भी ज़ू चिड़ियाघरों की आलमी तंजीम का रुकन नहीं है, जबकि चिड़ियाघरों में जानवरों को रखने और इनकी देखभाल के लिए तमाम सूबों के अलग अलग कवानीन और SOPs हैं। रिपोर्ट आपने देखी और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जानवरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता इन चिड़ियाघरों के अंदर। और मैं ज़ाती तौर पर अपना समझता हूँ कि चिड़ियाघर होने ही नहीं चाहिए। जानवरों का काम जंगल में, उन्हें जंगल में रखा जाए, नेशनल पार्क्स बनाए जाए। बड़ा आपने अच्छा फैसिलिटेट किया, तो समझ भी आया। नेशनल पार्क्स का आइडिया बहरहाल अच्छा है, जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, नेशनल पार्क्स है, वहाँ पे ये चीज़ें सही रहती हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और बड़ा ज़रूरी है इस अहम दिन के हवाले से आज उन कश्मीरी शहीदों का जिक्र करना जिन्होंने
जद्दोजहद आज़ादी को एक नई राह दी, ये कहना गलत ना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई के दिन मकबूजा कश्मीर के उन कश्मीरी सपूतों की, उन 22 सपूतों की जिनकी अजीम कुर्बानी की याद में इस दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने 1931 में कुरान करीम की तौहीन के खिलाफ डोगरा हुकूमत के सामने मज़ाहमत के लिए अपने आप को पेश किया, खड़े हुए। सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते में नमाज ज़ोहर का वक्त था। अजान की तकमील के लिए 22 कश्मीरी नौजवान ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस तरह न सिर्फ कश्मीर के अव्वलीन शहदा बने, बल्कि कश्मीरी अवाम ने अपने सियासी और मुआशी हुकूक के हुसूल के लिए बाकायदा अपनी इज्तिमाई जद्दोजहद का आगाज भी किया। तब से लेकर आज तक हम अगर बात करते हैं, कश्मीरी अवाम नस्ल दर नस्ल इस कुर्बानी के लिए और इस मकसद के लिए, इसके हुसूल के लिए बरसरे पैकार नजर आती है। मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में इस वक्त तक हजारों जानें कुर्बान कर दी गई हैं और आज भी कश्मीरी नस्ल दर नस्ल ये कुर्बानी दे रहे हैं। हर साल 13 जुलाई को यौम तजदीद अहद के तौर पर यह दिन मनाया जाता है और इस अज़्म का यादा किया जाता है कि इन लाजवाल कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और भारतीय जबरो सितम के सामने इसके बावजूद कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जो है ये जारी रहेगी। आज के दिन को याद करना बहुत ज़रूरी था। इस हवाले से हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।